नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट करुणिन नारायण सिंह यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ओरिजिनली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा गृह जिला बिहार है। यहाँ जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं सामाजिक स्तर पे, तो घर की याद आती है और फिर यह सोचने को आदमी मजबूर होता है कि घर से इतनी दूर हम क्या कर रहे हैं। आज जब बिहार में चुनावी चकलस चल रही है, क्योंकि बिहारी जो एक शब्द है, इसका अर्थ तो बहुत पवित्र था जब रहा होगा, क्योंकि बौद्ध मठों से और उनके बिहारों से ये शब्द आया। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं बिहारी शब्द को बहुत सार्थक रूप से नहीं देखता हूं। अगर आप बहुत अंदरूनी स्तर पे महसूस करो तो ये सामाजिक रूप से एक तिरस्कृत शब्द जैसा है। मैं अपनी परिचर्चा में बिहार चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। सन 2004 में मैं पिताजी की तबीयत खराब थी, तो इलाज के क्रम में मैं तमिलनाडु में था। वहाँ मेरी एक महिला मित्र थी। महिला मित्र भी बिहार की थी। तो अक्सर चर्चा ये होती थी कि मैं उनसे कहता था कि शहर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ की भाषा और वहाँ के रीति रिवाज सारे हमसे अलग हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आप अगर चाहते हो कि आपको अपने शहर के लोगों से मिलना है तो बिहार तो बगल में ही है। तो मैं बहुत उत्सुक हुआ जानने के लिए कि बिहार बगल में है, इसका क्या अर्थ है। तो मुझे पता चला कि बगल में एक फ्लाईओवर बन रहा था और उस फ्लाईओवर में जितने मजदूर थे वो सब बिहार के थे। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था। पुनः 90 के दशक में हम लोग होश में आ गए थे। तो 1990 से और 2024 का जो कालखंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कालखंड रहा। ये कालखंड इसलिए इंपॉर्टेंट रहा कि उसी समय राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। आर्थिक रूप से उन्नति उसी वक्त शुरू हुई। आप तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जितने स्टेट्स हैं जो सो कॉल्ड आज के डेट में डेवलप स्टेट माने जा रहे हैं, इन सबकी अगर आप उन्नति की गाथा देखोगे तो सबकी शुरुआत वही 90 के आसपास से होगी। हम बिहारियों के लिए एक दुर्दशा रहा और एक श्राप रहा कि वैसी सरकार रही जिस सरकार ने डेवलपमेंट तो किया नहीं और डेवलपमेंट नहीं करने के कोई बहाने छोड़े भी नहीं। बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी, इस तरह के कोई विभाग होते थे, बचपन में हमें पता नहीं होता था। बिजली के लिए कनेक्शन भी लेना होता था, ये हमें पता नहीं होता था, क्योंकि बिजली होती ही नहीं थी। अगर शहर में 4 घंटे, 4 घंटे तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे लगातार बिजली रह जाती थी, तो लोग एक दूसरे से पूछने लगते थे कि शहर में कोई नेता आया है क्या, या कुछ विशेष परिस्थिति है क्या। चिकित्सालयों की हालत आप आज की परिस्थिति से भी कल्पना कर सकते हैं कि क्या रही होगी। सड़कों की जो हालत थी, हमारे घर पे छोटी मारुति कार हुआ करती थी, तो हमें सड़क से उतर के देखना पड़ता था कि अब किस रास्ते से जाए। मतलब सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थी, इसका अंदाजा नहीं था हमें। अपहरण का एक दौर चला, एक उद्योग चला। 2000 में हमारे घर पे एक मोटरसाइकिल खरीदने की बारी आई।
तो हीरो होंडा गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी गई क्योंकि वो छीन ली जाती थी, इसलिए राजदूत मोटरसाइकिल लिया गया कि कोई छीने नहीं इसको। हर शहर में, हर जिले के अपने बाहुबली हुआ करते थे, और हर बाहुबली अपने आप में सरकार हुआ करते थे। उन्हीं की कानून, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की व्यवस्था। घरों के आंतरिक मामले भी नेताओं के यहां सुने जाते थे। जो शहर के बाहुबली हुआ करते थे, घरों के आंतरिक मसलों, भाई भाई की लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई भी कोर्ट कचहरी में न करके इन नेताओं के घरों पे हुआ करते थे। और वो जो कहते थे वही फाइनल, वही फाइनल जजमेंट होता था। अब उन परिस्थितियों से हम निकल गए हैं। आज का जो दौर है, इस दौर में, उस दौर की तो खैर परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता है, जब रात को, शाम को 6 बजे के बाद अगर लड़का घर पे नहीं आता था तो घर वालों की सांस अटक जाती थी। बहुत निर्दोष लोग मारे गए। अब बिहार एक तरह से अराजकता की स्थिति में था। अराजकता की स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, अराजकता की स्थिति बहुत साधारण शब्द हो जाएगा, अराजकता की पराकाष्ठा पे था। मतलब आज की युवा पीढ़ी उम्मीद नहीं कर सकती है कि किस तरह की अराजकता हुआ करती थी। परिस्थितियां बदली, चीजें बदली, सरकार बदली, सरकारी तंत्र बदले, लेकिन हमारी मन स्थिति नहीं बदली। हम परिस्थितियों के गुलाम बने रहे। हमने विकास को कोई नया आयाम नहीं दिया। कुछ हॉस्पिटल्स बन जाने, उनकी स्थिति सुधर जाने, सड़कों की स्थिति सुधर जाने और कानून व्यवस्था की स्थिति का सुधर जाना विकास नहीं कहलाता है। वो तो सरकारी ढांचा है, मूल कर्तव्य है सरकार का। अगर प्रशासन प्रशासनिक कार्य नहीं करता है तो क्या करेगा? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगर सड़कों को रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? तो इसलिए सरकार का अचीवमेंट मान लेना नहीं कह सकते हैं। हाँ, 5 साल बहुत अच्छे थे, सरकार की व्यवस्थाएं 5 साल तक बहुत अच्छी थी, चूंकि हम शून्य से उठ रहे थे। तो शून्य से उठ रहे थे तो परिवर्तन और प्रगति दिख रही थी। लेकिन आज के जो हालात हैं बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में शिथिलता आ गई है। बहुत से ऐसे घटनाक्रम होते हैं, ऐसा लगता है कि बिहार का नेतृत्व करता ही कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अमले जो हैं यही विकास कर रहे हैं, इन्हीं का विकास हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो शुरू तो जरूर हुई, लेकिन वो कागजों में सिमट के रह गई। अब बिहार की मजबूरी है, क्योंकि हम पे ये आरोप लगता है कि बिहार में जातीय राजनीति है। तो दो चीजें थी, एक तो जाति की राजनीति और एक राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण। मेरा मानना है कि जो दूसरा पहलू है, यानी राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये थोड़ा कम हुआ है। ये इसलिए कम नहीं हुआ है कि सरकार बदली है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आज संचार तंत्र के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस परिस्थितियों में आप इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में आपकी डायरेक्ट संलिप्तता नहीं हो सकती है। लेकिन जो हमने कहा कि राजनीति की अपराधियों के राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये है, बहुत कम नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी चीज
जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या हम अब पूछ पाते हैं किसी से? किसी भी नेता, साधारण से साधारण नेता की चिकित्सीय जांच या चिकित्सा क्या बिहार में हो रही है? जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं कोलकाता में। मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन अमेरिका में हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन सिंगापुर में हो रहा है। तो 30 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया? क्योंकि मैं राजनीतिक न तो परिवार से ताल्लुक रखता हूं, न राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन मैं क्षुब्ध हो जाता हूं। आज के न्यूज़ चैनल्स जो हम लोग देखते हैं, ये तो पूरे रेडिकलाइज हो चुके हैं। फिर भी उसमें कहीं दबी कुची जबान में कभी बिहार की अगर कोई न्यूज़ आती है तो बड़ी हास्यास्पद कहानी हो जाती है। किसी का व्यक्तिगत मसला हेडलाइंस बन जाता है। कौन किसके साथ रह रहा है, कौन किसको छोड़ रहा है, किसके किससे साथ अवैध संबंध है और कितनों के साथ हैं, ये एक राजनीतिक मसला बन जाता है और वो न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस हो जाते हैं। कहने को तो बिहार के नाम पे हम लोग, जो लोग भी बिहार से बाहर रहते हैं, वो लोग बिहार को ढकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ढक नहीं पाते हैं। कोई चर्चा चलती है कि हमारे मुख्यमंत्री कभी एक पक्ष के साथ रहते हैं, कभी दूसरे पक्ष के साथ रहते हैं, किस मोमेंट वो किस पक्ष के साथ चले जाते हैं, इससे हमारा कैरेक्टर देखा जाता है। बिहार से बाहर लोग ये सोचते हैं कि अगर इनके नेता ऐसे हैं तो इनका कैरेक्टर कैसा होगा। अभी नई नई पार्टियों का दौर है, चुनावी चक्कर चल रहा है, परिचर्चाएं चल रही हैं कि फैक्ट्री क्यों नहीं खुल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार मजदूरों का गढ़ हो गया है, मोदी जी ट्रेन चला रहे हैं कि अच्छी ट्रेनों में बैठ के मजदूर बिहार से बाहर जा सकें। हम लोग भी मजदूर ही हैं, पढ़े लिखे मजदूर हैं, बाहर सेवाएं कर रहे हैं, चाहते हैं अपनी कर्मभूमि पे कुछ कर पाए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वैसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। क्योंकि मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी समस्या पेट है। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक आज़ादी और स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हम मजदूरों की फैक्ट्री बन गए हैं, अगर बिहार के मजदूर दिल्ली में नहीं हो, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और सारे राजनीतिक दल के नेता, मैं किसी पर्टिकुलरली एक का नाम नहीं लेता हूँ, बहुत गर्व से कहते हैं कि अगर बिहार के मजदूर नहीं हो तो तमिलनाडु की फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, गुजरात की फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, पंजाब में खेती नहीं होगी, दुबई में बकरियां चराने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये अचीवमेंट के रूप में देखी जाती है। अब इस पे मुस्कुराएं, हंसे या रोएं, ये एक कर्तव्य मूड हो जाता हूं मैं ऐसी परिस्थितियों में। फैक्ट्री, चूंकि दो चीजें हैं जो मेरा अपना मानना है, फैक्ट्री लगाना स्थायी समाधान नहीं है। क्योंकि अगर तुम फैक्ट्री लगा भी रहे हो तो फैक्ट्री में मजदूरों की तो जरूरत है, तो जो मजदूर बाहर जा रहे हैं वो यहां काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली रहेंगे तो वो मजदूर ही। सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है वो शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर स्कूल एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी हो, या ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा हो। क्योंकि बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो डेवलप है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे काफी बेहतर कंडीशन में है। तो फिर हम फैक्ट्री लगा के क्या करेंगे ऐसा, और हम किस चीज की फैक्ट्री लगाएंगे? तो चलो फैक्ट्री लगा भी लिया तो उस फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे अल्टीमेटली वो मजदूर ही होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सकती है, लेकिन क्या वो अस्थायी समाधान होगा? मेरा मानना है कि अस्थायी समाधान
सिर्फ एक ही चीज से निकल सकती है, वो है शिक्षा। समस्या ये है कि अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले सभी लोग हैं, वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, खुशी में हो मजबूरी में हो, लेकिन उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। एक कोटेशन आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत घुसती है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन दहाड़ कौन रहा है? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। प्राइमरी स्कूल्स की हालत आप बिहार में देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपको कुछ बिल्डिंग्स दिखा दी जाएंगी, टीचर्स के नाम पे ये भी दिखा दिया जाएगा कि अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटेड टीचर्स हैं। लेकिन तुमने तो पूरी जनरेशन खत्म कर दी। एक पीढ़ी, एक दशक की शिक्षा व्यवस्था तुमने शिक्षा मित्रों के हाथ में दे रखी थी। तो उसके जो प्रोडक्ट आए हुए हैं, जो अभी जवान है, जिसको यूथ कह रहे हो, ये तो बीपीएससी वाले टीचर जो आए हैं, ये अभी आए हैं, चलो वो अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। भगवान से प्रार्थना है और बिहारियों के उच्चतम भविष्य के लिए प्रार्थना है कि वो अच्छा उन्हें पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। लेकिन जो 10-15 साल तक शिक्षा मित्रों ने जो शिक्षा दी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र बहुत अच्छे शिक्षक नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत कुशल तो नहीं थे। तो उन्होंने जो शिक्षा दी और वो जो शिक्षा व्यवस्था में आज भी बैठे हुए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप कोचिंग संस्थाओं को देख लो। बिहार में एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में उनका ज्ञान क्या है मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वो शान से कहते हैं कि वो सबसे सस्ती शिक्षा देते हैं। लेकिन वो सबसे सस्ती शिक्षा लेने के लिए एक छात्र को क्या क्या करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। एक क्लासरूम में 2,500 से 3,000 लड़के बैठते हैं। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट हो गया है, लेकिन क्लासेस नहीं चल रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे एक सीनियर हुआ करते थे इंजीनियरिंग के, तो सेशन लेट हुआ तो 4 साल की इंजीनियरिंग उनकी 5 साल में कंप्लीट हुई। तो टीसीएस में वो इंटरव्यू देने गए, तो जो इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा कि वेल मिस्टर सच एंड सच, यू हैव डन योर बीटेक इन 5 years, देन व्हाट यू हैव डन इन एक्स्ट्रा 1 year। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन करना शुरू किया कि भाई सेशन लेट हो गया, इसकी वजह से 4 साल की पढ़ाई मेरी 5 साल में पूरी हुई। लेकिन वो इंटरव्यूअर को कन्विंस नहीं कर पाए कि 4 साल की पढ़ाई 5 साल में उन्होंने क्यों की, और 5 साल में की तो 1 साल एक्स्ट्रा में उन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है। तो ये नेताओं के बच्चे, जो लोग सोसाइटी में अपर क्लास के लोग हैं, उनको ये समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनके बच्चे ज्यादातर बाहर पढ़ते हैं और नेताओं के बच्चों को तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, उनके पास डिग्री की जरूरत भी नहीं है। और इस आश्चर्य और की बात देखिए कि ये तो निकलता है कि एक शिक्षा वाले का लड़का, एक रिक्शा चालक का लड़का आईएएस बन गया, लेकिन मीडिया को ये ताकत नहीं होती है कि वो ये निकाल पाए कि जिसके घर वाले प्रशासनिक पदों पर और शासन के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब कहने का ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का राजनीति से क्या ज़रूरत है, या फिर किसी भी सोसाइटी में अगर उसको कोई कंट्रोल कर रहा है तो चूंकि डेमोक्रेसी है तो उसमें शिक्षा की क्या अहमियत है। शिक्षा की बहुत अहमियत है। A+B² का कोई यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता जीवन में उस रूप में पड़े ये जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है आपके नैतिकता के लिए,
बहुत जरूरी है शिक्षा। और शिक्षा ही एक माध्यम है जो हमको हमारे स्तर को, हमारे सामाजिक स्तर को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाता है। शिक्षा नहीं हो तो आदमी जानवरों के समान ही तो है, और क्या। तो शिक्षा आपका आचार और विचार ही नहीं बदलती है, आपकी मन स्थिति को भी बदल देती है। इसलिए मेरा मानना है कि कोई फैक्ट्री लाए, लगाए, नहीं लगाए, किसी ने लगाया नहीं लगाया, वो बात की बात है। इस बार के चुनाव में चर्चा अगर होनी चाहिए तो मेरा मानना है कि 2025 के चुनाव में, जबकि हम 2047 में विकसित भारत की ख्वाब देख रहे हैं, तो सारे चर्चा का जो केंद्र होना चाहिए वो शिक्षा होनी चाहिए। सरकार ने नाम के नाम पे हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए हैं, ITI कॉलेजेस खुल गए हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, बच्चियां शिक्षा में आ रही हैं, अच्छा कर रही हैं, सरकार की तरफ से उन्हें सहायताएं मिल रही हैं, सारी बातें सही हैं। लेकिन उस शिक्षा से क्या मूलभूत उद्देश्य पूरी हो पा रही है? क्या हम शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी फौज नहीं खड़ी कर पा रहे हैं जो कल को अराजकता के लिए जिम्मेवार होंगे? तो इसलिए मेरा मानना है कि इस बार कम से कम हम लोग स्वास्थ्य को भी छोड़ दें, सड़क को छोड़ दें, मूलभूत सारी सुविधाओं को छोड़ दें, सिर्फ एक ही मांग रखें कि भाई शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। हर शहर में कम से कम 10 मॉडल स्कूल्स होने चाहिए जो हाईटेक पढ़ाई करा पाए। हाईटेक पढ़ाई का मतलब US का सिलेबस फॉलो करना नहीं है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कुशलता से करा पाए। नाम के लिए बिहार में अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, मधेपुरा विश्वविद्यालय है, बोध गया में है, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे हैं, पटना यूनिवर्सिटी है। लेकिन उनकी स्थिति क्या है? उनसे शिक्षित लोगों की स्थिति क्या हो रही है? क्या हम लोग मजाक नहीं बन जा रहे हैं? लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक सीरियल आता था, अभी भी आता होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है देख पाने का, भाभी जी घर पे हैं, तो उसमें जो सबसे कॉमेडी कैरेक्टर है, जो बेरोजगार है, नल्ला है, विभूति नारायण, वो ग्रेजुएट है छपरा यूनिवर्सिटी से। अब इससे बड़ी त्रासदी आप क्या कह सकते हैं? आप साउथ की कोई मूवी देख लो, उसके विलन्स देखो कहाँ के हैं, और उस विलन्स की पृष्ठभूमि कहाँ की है। और ताज्जुब की बात है कि साउथ का कोई सुपरस्टार आता है तो 1 लाख लोग गांधी मैदान में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन शिक्षा ही इस बार के चुनाव का उद्देश्य होना चाहिए। जो भी सरकार या जो भी पार्टी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, वो शिक्षित हो, उसी को चुनना चाहिए। कम से कम एक बार ऐसा करके देखें तो क्या कारण है कि हमें अपना परिचय देने में शर्म महसूस होती है। और ये जो लोग बिहार में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको परिचय नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, चाहे वो काबिल हों, नाकाबिल हों, शिक्षित हों या अशिक्षित हों, लेकिन जब वो परिचय देते हैं, जब तक वो परिचय नहीं दिए रहते हैं, तब तक पूरी सोसाइटी का, उनके सर्कल का, उनके प्रति एक अलग भावना रहती है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि मैं बिहार का हूं, सामने में तो तारीफ करते हैं कि अरे बिहार बुद्ध की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है,
लेकिन उसके तुरंत बाद बिहार की अन्य कहानियां शुरू हो जाती हैं, और फिर ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं कि आप उनको परोक्ष रूप से तो उनका समर्थन नहीं कर सकते हो। कहने के तो हम लोग कहते हैं कि whenever you will study the history of India, you will get the history of Bihar. Whenever you will study Bihar, you will get the myth, and the myth become history. लेकिन ये सब कहने कहने की बातें रह गई हैं। बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करता है, इससे हम कब तक छिप सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमें इस लायक तो छोड़ दें कि हम परिचय दे सकें, और एक स्वस्थ माहौल में परिचय दे सकें, और गर्व से कह सकें कि हम उसी बिहार के रहने वाले हैं। और जरा देखिए, एक हास्यास्पद बात मैं और कहना चाहता हूँ। फिल्में आ रही हैं, अभी एक बिहार की फिल्म आई थी, द बिहार चैप्टर। जरा उसका गाना सुनिए आप, कट्टा और तमंचा। भोजपुरी साहित्य विद्यापति से सिमट कर कहाँ आ गया है। मैं जहां का रहने वाला हूं, बगल के जिले के भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर के जो नाटक थे और उनके जो पात्र थे, चाहे वो पुरबिया हो या और सारे जो भी हैं, क्या वो आज भी सार्थक नहीं है? बिहार में सबसे ज्यादा कौन सताया गया है? कुछ लोग कहेंगे कि पिछड़े वर्ग के लोग सताए गए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अति पिछड़े वर्ग के लोग सताए गए हैं। सताया किसने है? तो उसमें लोग कह सकते हैं कि सवर्णों ने सताया है। वो सारी बातें हो सकती हैं, उसके परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, उसके संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बिहार में किसी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है और अन्याय की पराकाष्ठा हुई है, तो वो महिलाओं के साथ हुई है। अब आप कहेंगे कि महिलाओं के साथ बलात्कार, नहीं, मैं नहीं मानता। बलात्कार की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हर जगह होती हैं। उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, पारिवारिक शोषण है, वो सभी समाज का हिस्सा है। वो हम उससे इनकार नहीं कर सकते, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो होती हैं। लेकिन एक जो विरह है, वो सिर्फ बिहार की औरतों ने झेला है। पहले उनके पति कलकत्ता जाते थे तो विरह वेदना में झेलती थी। अब उनके पति गुजरात जाते हैं तो विरह वेदना में झेल रही हैं। उनके पति खाड़ी देशों में जा रहे हैं तो वो विरह वेदना झेल रही हैं। इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि बाकी काम करें ना करें, बाकी सुविधाएं मिले ना मिले, कम से कम नालंदा विश्वविद्यालय जैसा एक विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसा एक विश्वविद्यालय तो हमारे पास होना ही चाहिए। हम ऑक्सफोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक समायोजी ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम गर्व से कह सकें कि देखो, ये यहाँ के पढ़े हुए हैं, और हमारा विश्वविद्यालय इनोवेशन, नए रिसर्च में इस मुकाम पे जाए कि हम परिचय दे सकें। इसलिए मेरा फिर पुनः मानना है कि बिहार में फैक्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्रीज लगाओगे तो फिर मजदूर ही तो पैदा करोगे। मेरा बस ये मानना है कि रिसर्च और इनोवेशन और शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है और एक ऐसा तंत्र है जो बिहार को इस परिस्थिति से निकाल सकता है। हाँ, उसमें कुछ समय लगेगा। ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि वो आज आपने उसमें इन्वेस्ट किया और कल से उसके रिजल्ट निकलने लगेंगे। लेकिन मेरा दरख्वास्त है समाज के सभी लोगों से कि उन्हीं लोगों को चुने जो शिक्षित हों और शिक्षा के प्रति जिनका समर्पण हो।
क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी ने विरह वेदना नहीं झेला है तो आपके बहू न झेले। आप अपने घर में ही देखोगे तो तमाम ऐसी औरतें मिलेंगी जिनके पति साल 2 साल 6 महीने पे घर आते हैं, वो रोज शाम को अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाती हैं, और ये आधी आबादी है। तो अगर आप सोशल जजमेंट की बात कर रहे हो, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो, तो एक मार्टिन लूथर किंग का एब्स्ट्रैक्ट है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो समाज में एक वर्ग के प्रति, और वो एक बहुत बड़ा तबका है, उसके प्रति अनजस्टिस तो हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षित किया जाए, और शिक्षित इस कदर किया जाए कि हम घर पे रह करके नई नई तकनीकी का इजाद करें, और किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना पड़े। घर से बाहर जाने का सिर्फ एक अर्थ नहीं है कि वो पैसे कमा के घर भेज देता है, वो तो एक आर्थिक पक्ष है। आप जरा उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष समझो। वो किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं पहुंच पाता है, वो अपने बहन भाई माता पिता की परिस्थितियों, उसके दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाता है। इससे ज़्यादा त्रासदी क्या हो सकती है? इसलिए मेरी गुजारिश है कि सरकार किसी और चीज़ पे ध्यान न दे, शिक्षा पे ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा ही एक रास्ता है जो हमारे उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बाकी चीज़ें तो हवा हवाई हैं। धन्यवाद।